आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर एवं शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फेमिनिज्म या नारीवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। नारीवाद की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में नारीवाद का आरंभ 1960 में साइमन डी बुइस की पुस्तक सेकंड सेक्स के विचारों से हुई। नारीवाद नारी मुक्ति पर आधारित है। नारीवाद का प्रमुख दर्शन है, यदि नारी मुक्त नहीं होगी तो वह अपनी सहभागिता कैसे निश्चित करेगी। नारीवादियों की अगर हम बात करें तो नारीवाद की यह मान्यता है कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार नारी स्वतंत्रता के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। यदि सामाजिक अधिकार नारियों को पर्याप्त रूप में प्राप्त नहीं होंगे तो उन्हें समाज के स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार आर्थिक अधिकारों का न होना भी उन्हें वह स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कराने के लिए जिम्मेदार है जो कि उन्हें प्राप्त होनी चाहिए थी। नारीवादियों का तर्क है कि यदि नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी तो वह अपना अस्तित्व हासिल नहीं कर सकती। इसी प्रकार से राजनीतिक अधिकारों के बिना भी नारी अपना अस्तित्व हासिल नहीं कर सकती। तो राजनीतिक अधिकार एक प्रकार से आधारभूत अधिकार हैं जिसके न होने पर आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति जो है वह असंभव सी प्रतीत होती है। तो नारीवाद का अगर साधारण शब्दों में हम अर्थ देखें तो नारीवाद का अर्थ है कि नारियों को पुरुषों के समान अधिकार हर क्षेत्र में प्राप्त हो, चाहे वह सामाजिक अधिकार हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान जो है वो अवसर मिलने चाहिए और उनकी सहभागिता भी पुरुषों के समान बराबर होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे नारीवाद के मुख्य तत्वों की या मेन एलिमेंट्स ऑफ फेमिनिज्म की। नारीवाद के मुख्य तत्वों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला तत्व है वह है प्रजातांत्रिक संरचनात्मक आधार, यानी कि सभी को एक समान अधिकार तथा एक समान अवसर प्रदान करना ही देश की प्रजातांत्रिक संरचना का अधिकार है या आधार है। यह तत्व नारीवाद को आधार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत स्त्री एवं पुरुषों को समान जीवन जीने के लिए समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त होने की बात जो है वह की गई है। फिर नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता, यानी कि बालिकाओं को शिक्षित करके पुरुषों के समान आत्मनिर्भर बनाने एवं अपनी जीविका स्वयं चलाने तथा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का कार्य करना चाहिए, जो कि नारीवाद के एक आधार के रूप में प्रस्तुत होगा। यानी कि जो प्रजातांत्रिक संरचना है वो नारीवाद का मुख्य आधार है। दूसरा है कि आत्मनिर्भरता, यानी कि बालिकाओं को या महिलाओं को भी शिक्षित करके पुरुषों के समान उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। तीसरा है दासता की स्थिति से मुक्ति। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करती है जिसमें नारियों को दासता की स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए बाल विवाह प्रथा के अंत पर जोर दिया गया है। सामान्यतः लोग स्त्रियों का जीवन अपने पति, परिवार तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए ही मानते हैं। यानी कि बालिकाओं का बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है या एक ऐसा अभिशाप है जिसमें कि बालिकाएं जो छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है और फिर उन्हें चार दीवारी में कैद करके और उनका जो जीवन है वो सिर्फ परिवार और बच्चों की देखभाल करने में ही बीत जाता है। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति जो है एक दास की जैसी हो जाती है। तो नारीवाद का मानना है कि नारियों को इसी दासता की स्थिति से मुक्त करवाना ही नारीवाद का जो है मुख्य तत्व है। फिर है पितृसत्तात्मकता का विरोध। नारीवाद का मुख्य लक्ष्य जो है वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंत करना है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष जो है वह नारी पर दमन, शोषण, अधिकार एवं निर्देश की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरुष एवं नारी की असमानता तथा पुरुषों को उच्च एवं स्त्रियों को निम्न स्तर का दर्जा देने का अंत करना ही नारीवाद का मुख्य केंद्र बिंदु है। फिर है लैंगिक भेद। स्त्री एवं पुरुषों को समान रूप से सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी लैंगिकता को आधार बनाकर पक्षपात व भेदभाव करना नारीवाद के अनुसार पूर्ण रूपेण अन्याय है।
पारिवारिक वातावरण में भी अगर हम देखें तो बालकों के पालन पोषण, उनकी देखभाल, पढ़ाई लिखाई के लिए समान अवसर तथा शिक्षा द्वारा समानता का अधिकार दिलाना भी नारीवाद का केंद्र बिंदु है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि परिवार में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को ज़्यादा तरजीह या तवज्जो दी जाती है और उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके यानी कि और यहाँ तक कि उनके खानपान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बालिकाओं की अपेक्षा। तो नारीवाद का कहना है कि इस तरीके से जो भेदभाव किया जाता है, यानी कि स्त्री और पुरुष की तरह उनके बीच में जो भेदभाव किया जाता है, यानी लैंगिक रूप से उनमें जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को समाप्त करना और स्त्रियों को भी समान अवसर तथा शिक्षा द्वारा समानता का अधिकार दिलाना ही नारीवाद का केंद्र बिंदु है। फिर है प्रेरणा। नारीवाद का उद्देश्य है कि वर्षों से चारदीवारी के अंदर कैद रहने वाली महिलाओं को बाहर निकालकर उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिलाओं के सफल एवं स्वतंत्र जीवन के लिए पारिवारिक बंधनों जैसे कि बच्चों की देखभाल आदि के लिए विशेष उपचार गृहों की व्यवस्था जैसे कि कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। फिर है समानता। नारीवाद का मानना है कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी लैंगिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुछ उग्र स्त्रीवादियों के अनुसार स्त्रियों को अपनी इच्छानुसार जो है वह सेक्स या यौन संबंध स्थापित करने तथा उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि इसके विपरीत कुछ अन्य लोगों की यह मान्यता है कि स्त्रियों को सामाजिक संरचना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आदि क्षेत्रों में एक समान अधिकार प्राप्त हो, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव सम्मिलित न हो। तो इस प्रकार से इन सब तत्वों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में स्त्री वर्ग को पुरुष वर्ग के समान सुरक्षित बनाए रखने के लिए अनेकों प्रयास जो हैं वह प्रस्तुत हुए हैं। और यह नवीन सोच केवल एक कारण का परिणाम ही नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत समाज, लोगों की सामाजिक पहचान, जागरूकता, विकास व उन्नति की आवश्यकता आदि अनेक तत्वों के कारण सामाजिक संरचना के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन जो है वह संभव। तो अभी हमने बात की थी नारीवाद के मुख्य तत्वों की, और अब हम बात करेंगे नारीवाद की विशेषताओं की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म की। नारीवाद की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहली विशेषता है समान अधिकार तथा समान अवसर। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए जाएं तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। यही नारीवाद की प्रमुख विशेषता या पहली विशेषता है। नारीवाद के समर्थकों का विचार है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी अधिकार जो हैं वह उनको प्राप्त होने चाहिए तथा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करने, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह एवं तलाक के अधिकार जो हैं वह प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़ने तथा उच्च सरकारी पद ग्रहण करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नौकरी के मामले में लिंग के आधार पर उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वह नहीं होना चाहिए, यानी कि स्त्रियों को भी हर प्रकार की सेवा में, चाहे वह पुलिस की हो, सेना की हो, हर क्षेत्र में जाने का उनको समान अवसर और अधिकार जो हैं वह मिलने चाहिए। फिर है परिवार की संस्था का विरोध। परिवार की संस्था को महिलाओं की अधीनता एवं उत्पीड़न का महत्वपूर्ण कारक जो है वह माना जाता है। परिवार में स्त्री की भूमिका को घर की चार दीवार के भीतर ही सीमित कर दिया गया है, इसलिए स्त्रियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का पूर्ण अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। इतना ही नहीं, परिवार में बच्चों का समाजीकरण भी इस प्रकार से होता है कि पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व जो है वह बना रहे। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को परिवार द्वारा भी प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्राथमिकता जो है वह दी जाती है। तो इस प्रकार से नारीवाद जो है वह परिवार नामक संस्था का जो है वह विरोध करता है। फिर है बालकों की सार्वजनिक देखभाल। कुछ नारीवाद के समर्थकों का मानना है कि बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो है वह समाज की होनी चाहिए। महिला प्रसूति गृह एवं बाल पोषण गृहों तथा शिशुओं के उपचार के लिए उचित व्यवस्था जो है वह होनी चाहिए। इसमें बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी जो है वह प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा सामूहिक रूप से की जानी चाहिए।
यानी कि परिवार में ना परवरिश ना होकर बच्चों की जो है वह सामूहिक रूप से जो बाल पोषण गृह हैं इस तरीके से बनाकर उनमें प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा जो है वो बालकों की परवरिश या उनकी देखरेख जो है वह होनी चाहिए। फिर है स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व का मुख्य कारण यह है कि पुरुष पर स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता है। यदि स्त्रियों को शिक्षित करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो उन्हें पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा तथा वे स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगी। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षित करके उन्हें उद्योग धंधों तथा नौकरी या अन्य व्यवसाय जैसे कि डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग आदि करने के लिए सक्षम जो है वह बनाया जाना चाहिए। फिर है पितृ प्रधानता का विरोध। पितृ प्रधानता या पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को ही स्त्रियों के शोषण, दमन तथा उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का कारण जो है वह माना जाता है। पितृ सत्तात्मक समाज में पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देश देता है। नारीवाद के समर्थक जो है वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। फिर है स्त्रियां एक उत्पीड़ित वर्ग है। नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियां जो हैं वह समाज की उत्पीड़ित वर्ग हैं तथा लगभग सभी समाज में वे शोषण की शिकार हैं। परंपरागत रूप से पैतृक संपत्ति में उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वे पुरुषों से पीछे थीं। वे संपत्ति की मालिक भी नहीं बन सकती थी और ना ही नौकरी आदि करके स्वनिर्भर ही बन सकती थी। आज भी अधिकांश स्त्रियां जो हैं वह अपने परंपरागत कार्यों जैसे कि घर का कामकाज करना, संतान उत्पन्न करना एवं उसका पालन पोषण करना तथा घर में सभी की सेवा करना आदि कार्यों में ही व्यस्त रहती हैं। अधिकांश स्त्रियां आज भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर ही निर्भर होती हैं। फिर है स्त्रियां जो हैं वह लैंगिक प्राणी नहीं वरन मानव हैं। नारीवाद का विचार है कि स्त्रियां जो हैं वह केवल लैंगिक प्राणी ही नहीं हैं तथा स्त्रियों को केवल माता, पत्नी तथा बहन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। नारीवादियों का विचार है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान योग्यता एवं बुद्धि रखती हैं तथा वे सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं जो कि पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों की अधीनता जो है वह स्त्रियों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ती है कि उन्हें पुरुषों के समान विकास के अवसर जो है वह उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। फिर है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। नारीवादियों का मान्यता है कि परंपरावादी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को घर का कामकाज करना, पति की सेवा करना, संतान को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना आदि किए जाने के विरुद्ध है। स्त्रियों की यह भूमिका या नारीवादियों का यह मानना है कि स्त्रियों की यह भूमिका जो है वह देवीय न होकर पुरुषों द्वारा बनाई गई है। यानी कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें कि स्त्रियां जो है पुरुष बाहर जाके पुरुष एक तो घर का मुखिया होता है और दूसरा पुरुष एक समाज का जो कार्य विभाजन किया गया है वो इस तरह से किया गया कि स्त्रियां जो हैं वह घर में रहेंगी और अपने बच्चों की देखभाल करेंगी, परिवार की देखभाल करेंगी और पुरुष जो है वह बाहर जाकर धनोपार्जन करेगा। तो नारीवादियों का यह मानना है कि यह जो कार्य विभाजन है वह देवीय न होकर पुरुषों द्वारा बनाया गया है और इस प्रकार स्त्रियां जब तक स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक उनकी भूमिका में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तो ये सब जो है वो नारीवाद की विशेषताएं हैं। और अब हम बात करेंगे नारीवाद के लिए आवश्यक अधिकारों की या नेसेसरी राइट्स फॉर फेमिनिज्म की। तो इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार है वह है महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना। फिर है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में समान अवसर। फिर है संपत्ति और मताधिकार के मामले में समानता। फिर चौथा है मातृत्व अवकाश और पांचवा है राजनीतिक एवं कानूनी रूप से समान अधिकार। राजनीतिक अधिकार एक आधारभूत अधिकार है क्योंकि वर्तमान समय में जो बाध्यकारी शक्ति के रूप में सरकार एवं संविधान जो है वह अपना अस्तित्व प्राप्त कर चुके हैं। अब सामाजिक नियंत्रण के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण ज़्यादा वैध और नियंत्रणकारी है।
इसलिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना अत्यंत ही आवश्यक है। राजनीतिक अधिकार ही कानूनी अधिकार जो है वह महिलाओं को दिलाता है। जब महिलाओं को राजनीतिक सक्रियता के दायरे में लिया जाएगा तभी उनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होगी और यही जागरूकता महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकती है। राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने के बाद ही आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना भी नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये हमने नारीवाद के विषय में जितनी भी बात थी कि नारीवाद क्या है और नारीवादियों की क्या मान्यता है और नारीवाद की क्या विशेषताएं हैं और नारीवाद को बढ़ावा देने के लिए, फेमिनिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के अधिकार जो हैं वह नारियों को या स्त्रियों को प्राप्त होने चाहिए, इन सब के विषय में हमने चर्चा की है। यानी अभी अगर हम बात करें तो संविधान ने और हमारे जो भी कानून हैं उनमें स्त्री और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेद जो है वह नहीं किया गया है। यानी कि सभी को समान रूप से समान अधिकार जो हैं वह प्रदान संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, हालांकि वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है और काफ़ी सोशल चेंज जो है वह हमें देखने को मिल रहा है कि आज बालिकाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है और महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है और आर्थिक रूप से वे आत्मनिर्भर भी बनती जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये परिदृश्य जो है हमें शहरों में ही दिखाई देता है और भारतवर्ष जो एक इतना बड़ा देश है, इसके दूर दराज के क्षेत्रों में अगर हम देखें या ग्रामीण अंचल में अगर हम देखें तो आज भी जो है वह शिक्षा का प्रसार जिस पैमाने पर होना चाहिए उस पैमाने पर नहीं हुआ है और आज भी बालिकाओं को गांव में जितने कक्षा तक विद्यालय होता है उतना ही उन्हें पढ़ने को मिलता है और जब आगे पढ़ने की बारी आती है तो क्योंकि विद्यालय गांव में नहीं है, दूर दराज के क्षेत्र में है, तो इतनी दूर जो है वो बालिकाओं को भेजा जाना सुरक्षित नहीं समझा जाता है और उनकी पढ़ाई जो है वहीं बाधित हो जाती हैं और फिर उन्हें घर के कामों में लगा दिया जाता है या उनका विवाह जो है वो कर दिया जाता है। तो उन बालिकाओं को पढ़ने का और आगे बढ़ने का अवसर जो है आज भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस स्थिति से हमको बाहर निकलना है और हम चाहते हैं कि देश की हर बालिका तक, हर स्त्री तक जो है शिक्षा पहुँचे और उसको भी अपना तरक्की करने का अवसर जो है वह प्राप्त हो। और जहाँ तक नारी और पुरुषों की समानता की अगर हम बात करें तो आज भी कॉरपोरेट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर में भी देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को जो है वह कम वेतन दिया जाता है निजी क्षेत्रों में। और अगर हम बात करें तो बहुत पॉपुलर अगर मैं उदाहरण आपको दूं तो बॉलीवुड का उदाहरण ही आप देख लीजिए कि जिसमें नायक का मेहनताना जो है वो नायिका से अधिक होता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए फ़र्क है। और तो अभी फ़र्क जो है वो और भी कई उदाहरण हम समाज में देखें तो हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं कि राजनीतिक अधिकारों की हमने बात करी थी तो कई जगह पर महिलाओं के लिए सीटें जो है वह राजनीतिक रूप से आरक्षित कर दी जाती हैं। लेकिन गांव में देखिए आप, अगर सरपंच का चुनाव महिला ने जीता है या सरपंच वो बन भी गई है तो भी वो सिर्फ नाम के लिए है और उसका सारा कामकाज जो है वह उसका सरपंच का पति ही करता है। तो इस तरीके की जो स्थिति है उन सब से हम बाहर निकलेंगे तभी जो है हम कह सकेंगे कि जो नारीवाद है वह पूर्ण रूप से हमने उसको प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके का जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है या जो भी भेदभाव है उस सबको समाप्त करना और ना स्त्रियों को भी पुरुषों के समान समझना और उनको भी पुरुषों के समान ही हर प्रकार के अधिकार जो है वह सिर्फ कहने के लिए नहीं, व्यावहारिक तौर पर भी उन्हें वह सब अधिकार दिए जाएं और उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। तभी जो है हम कह सकते हैं कि नारीवाद जो है वह हमने प्राप्त कर लिया है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।